नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं कंप्यूटर का पहला चैप्टर। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपके एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास से आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज की इस क्लास में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर का वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है, सीपीयू और उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं उनके बारे में पूरा कंप्लीट होने वाला है। मेमोरी यूनिट, जो कि मेमोरी होती है कितनी, एस रैम, पी रैम, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी सारी कुछ होंगी। इसके बाद कंप्यूटर में जो कि मेमोरी के टाइप होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे इनपुट और आउटपुट जाते हैं तो वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो आपकी कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर है और शब्दावली है उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो आपका नंबर सिस्टम है, जो आपसे आपका बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, डेसिमल हो गया, उसको कवर करेंगे। और आपका जो अगला चैप्टर बनता है वो है हमारा लास्ट वाला, जिसमें हम कंप्यूटर के वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आपके इंपोर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे, जो आपके पहले चैप्टर से बन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी पूरी क्लास चलने वाली है, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जो हमारा कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस तक उसका पहला पॉइंट क्या होने वाला है। तो याद रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। याद रखेंगे, जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का कार्य किसका होता है, तो वो कंप्यूटर का होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और जो कंप्यूटर के फादर के रूप में किसको जाना जाता है, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो याद रखेंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, जिन्होंने 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। याद रखेंगे, चार्ल्स बेबेज ने 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसको जाना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। अगला पॉइंट पूछा गया, जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, आखिर जो पहला गणना यंत्र था, दुनिया का पहला गणना यंत्र कौन सा था? तो याद रखेंगे, जो दुनिया का पहला गणना यंत्र था वो था अबेकस। आपने देखा होगा अबेकस कंप्यूटर का बहुत ज्यादा नाम सुनने को मिलता है। जो पहला कंप्यूटर, पहला गणना यंत्र कौन सा था? तो वो था अबेकस। तो पूछा गया था कि जो कंप्यूटर के जनक कौन है, वर्तमान में देखेंगे कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज। लेकिन जो पहला गणना यंत्र है, तो पहला गणना यंत्र आपका अबेकस। अगले पॉइंट में पूछा गया, जो एनालिटिकल इंजन है, आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो मैंने अभी आपको यही पॉइंट बताया, जो एनालिटिकल इंजन है इसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा कब किया गया था? तो आप कहेंगे सर 1837 ईस्वी में इनके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये बनता है कि जो आपकी पहली प्रोग्रामर महिला, आखिर जो पहली प्रोग्रामर महिला कौन थी? आपसे यहाँ पुरुष भी दे सकता है, महिला भी दे सकता है, आपको उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो पहली प्रोग्रामर थी आखिर वो कौन थी। पहला प्रोग्रामर किसको माना जाता है? तो वो नाम है लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस को दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर सही होगा। ठीक इसी प्रकार से आपके यहाँ पर सारे इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, सारा कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को मिस कर दे तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसको माना जाता है? जैसे आपने देखा कंप्यूटर के जनक तो चार्ल्स बेबेज है, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसको माना जाता है? तो याद रखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। किनको माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को माना जाता है। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है, जो दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो था हमारा एनए। एनए की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म को जरूर याद रखेंगे। जो दुनिया का पहला कंप्यूटर था वो कौन सा था? जो अब आपको दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वो था एनए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोर प्रोग्राम की क्षमता थी, तो वो आखिर कौन सा कंप्यूटर था जिसमें स्टोर करने की क्षमता थी? तो वो था आपका एडसेक। इस प्रकार से आपका आंसर सही होगा। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आखिर भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? जैसे आपने कंप्यूटर देखा कि 1837 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज द्वारा पहला कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन बनाया गया 1837 ईस्वी में। लेकिन भारत का जो पहला कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था? तो याद रखेंगे, जो भारत का पहला कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। अगले पॉइंट में पूछा गया, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, आखिर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? यदि पहले विश्व की बात कर लें कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर था, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर वो था आपका क्रेवन। याद रखेंगे, क्रेवन विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसको सैमोर क्रे द्वारा बनाया गया था। याद रखेंगे, जो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है इसको किसके द्वारा बनाया गया था? सैमोर क्रे द्वारा बनाया गया था। उसके बाद बात आती है हमारे इंडिया की, आखिर भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है आखिर ये क्या है और किसके द्वारा इसको बनाया गया? तो याद रखेंगे, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो है परम 8000, जिसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया था। और यदि आपसे कंपनी पूछे तो सीडेक
ने इसको बनाया था सीडेक के द्वारा, विजय भाटकर रंग जी द्वारा, जो आपके विजय भाटकर पांडुरंग जी हैं उनके द्वारा बनाया गया, तो जो आपका सीडेक कंपनी के नाम से इनको जान सकते हैं। अगला पॉइंट बनता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, कंप्यूटर लिटरेसी डे है, आखिर ये कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, सीधे सीधे एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं। तो याद रखेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जो मैं आपको यहाँ पर 100+ पॉइंट कराने वाला हूँ। आप किसी भी एग्जाम में जाइए और यदि ये पहले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर यहाँ से इस क्लास से, अकेली क्लास से पक्के होने वाले हैं, तो आपको क्लास को अंत तक जरूर देखना है। पूछा गया है कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता, जो कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता होती है वो क्या होती है, वो कह देंगे वो शून्य होती है। कैन, क्योंकि मतलब आप कंप्यूटर को यदि गलत इनपुट देंगे तो आपका आउटपुट भी गलत आएगा, क्योंकि कंप्यूटर में कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं है। आप कंप्यूटर को जो इनपुट देंगे उसी का आपको आउटपुट मिल जाएगा। यदि आप लिख देंगे 2+2 हमारे 5 होते, तो वो भी कह देगा हाँ 2 और 2 5 होते, क्योंकि कंप्यूटर को सोचने की क्षमता नहीं है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या है, बिल्कुल जीरो है। कंप्यूटर बिल्कुल भी अपने मन से कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। आप जो इनपुट देंगे आपको उसी का आउटपुट मिलेगा, वो अपने मन से कुछ भी चेंज करके नहीं देगा। अगले क्वेश्चन बनते हैं हमारे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ से। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी हैं? तो याद रखेंगे कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियाँ हैं, और जो 5 पीढ़ियाँ हैं उनसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में आखिर कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था। तो जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, लेकिन वैक्यूम ट्यूब की जगह आपसे ऐसा पूछ सकता है तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के बाद जो दूसरी पीढ़ी आई उसमें आपको वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया है। आखिर वैक्यूम ट्यूब को हटाने के बाद कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब था, उसके बाद जैसे दूसरी पीढ़ी आई उसमें वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर के बाद तीसरी पीढ़ी आई, उसमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया, और आईसी चिप यहाँ पर पूछ सकता है आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखेंगे आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। और आखिर आईसी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आईसी का आविष्कार जैक किल्बी, जीएस किल्बी द्वारा, किस जीएस किल्बी द्वारा आईसी चिप का आविष्कार किया गया था। और आईसी चिप कौन सी धातु की बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो याद रखें जो आईसी चिप है वो हमारी सिलिकॉन की बनी होती है। आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। और उसके बाद जो आपकी तीसरी पीढ़ी हो चुकी थी, चौथी पीढ़ी आई। चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? चौथी पीढ़ी में हमारा माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। और आपसे यहाँ पर BLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का भी प्रयोग किया गया। जे ऑप्शन में मिल सकता है, तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, ऑब्लिक में आपको BLSI भी मिल सकता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है जो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर था आखिर वो कौन सा था? तो दुनिया का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था हमारा इंटेल 4004। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो वो था आपका इंटेल 4004। इसके बाद जो पांचवी पीढ़ी आती है, पांचवी पीढ़ी में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो पांचवी पीढ़ी में एआई। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। तो याद रखेंगे हमने कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियां पढ़ी। पहली पीढ़ी में हमने किसका प्रयोग किया है? तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया, दूसरी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में आईसी का प्रयोग किया जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो सिलिकॉन धातु की बनी होती है। इसके बाद हमारी चौथी पीढ़ी आई। चौथी पीढ़ी में हमने माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ा, और उसके बाद हमने दुनिया का जो पहला प्रोसेसर है वो है इंटेल 4004। और पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया, और साथ में यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ठीक इसी प्रकार से क्लास आपकी अंत तक चलने वाली है, और आपको साथ साथ आपको कमेंट करते चलना है जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। यदि आप भी साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं, टाइप करते चलते हैं, तो यकीन मानिए आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से याद होने वाला है। और आपको अपना कॉपी पेन लेकर साथ बैठना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अपने मन से लगे आप उनको लिख सकते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से यदि मैं 100 पॉइंट में 100 या 110 पॉइंट में ये पूरा चैप्टर खत्म करा रहा हूँ तो ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है आखिर ये किस प्रकार? तो याद रखेंगे जो कंप्यूटर का वर्गीकरण है जो वर्तमान में प्रयोग होते हैं वो 4 प्रकार से। सबसे पहला होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर होता है, ये माइक्रो से थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आपका मिनी और माइक्रो दोनों से बड़ा होता है। और सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। तो याद रखेंगे सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे छोटा कंप्यूटर हमारा माइक्रो कंप्यूटर होता है। जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, ये क्या है? तो ये हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाते हैं। और यदि आपसे पूछें माइक्रो से बड़ा कौन सा कंप्यूटर होता है, तो माइक्रो से बड़ा होता है हमारा मिनी कंप्यूटर।
ये आपके माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और माइक्रो से शक्तिशाली भी होता है। इसके बाद आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। जिस प्रकार से नाम बढ़ते जाएंगे ठीक उसी प्रकार से उसकी स्टोरेज क्षमता और उसके कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है उसकी स्टोरेज बढ़ेगी और वो अच्छे से काम करेगा और उतनी बड़े में कार्य करेगा। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसका प्रयोग बड़ी कंपनियों में सर्वर के रूप में होता है, तो आप इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम से जान सकते हैं। और जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर नाम लग गया तो सबसे बेस्ट और सबसे महंगा और सबसे तेज, ये आपका सुपर कंप्यूटर होता है। इसका प्रयोग होता है अंतरिक्ष यानों में मौसम की भविष्यवाणी में। कौन से कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो आप देखेंगे आपको सबसे ज़्यादा दो प्रकार के कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा जो पीसी होता है, पीसी लैपटॉप, आप वर्तमान में जो लैपटॉप पीसी यूज करते हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। जो मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, अंतरिक्ष यान जाते हैं, तो उनमें हमारा सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे जो कंप्यूटर होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। जो आपके डिजिटल कंप्यूटर, यहाँ पर आपको ऑप्शन में देगा कि जो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। और जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, अपन पहले चार पॉइंट को याद रखेंगे। मैं आपको यहाँ पर नीचे एक पॉइंट और बताने वाला हूँ जिनके माध्यम से आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा। आपसे पूछे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहें कंप्यूटर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है हमारा एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये होते हैं चार प्रकार के। जो हमने चार प्रकार पढ़े वो कौन कौन से, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो जो चार प्रकार के मैंने कंप्यूटर पढ़े वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और जो मुख्यतः कंप्यूटर पूछता है तो तीन प्रकार के होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे तापमान हो गया, दाब को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जो आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये बाइनरी अंकों पर कार्य करते हैं, तो जो आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। और जो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं ये एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलकर जो कंप्यूटर बनता है वो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। तो इस प्रकार से इनको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है जो हमारा चौथा है वो हमारा सीपीयू इंटरनल वर्किंग। सीपीयू कार्यप्रणाली से है, तो सबसे पहले सीपीयू का सबसे पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर का सबसे ज़्यादा पसंद का कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो याद रखें जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। सीपीयू मुख्यतः कितने भाग का होता है, सीपीयू कितने भागों में बटा होता है, तो ये आपका मुख्यतः तीन भागों में बटा होता है। कौन कौन से तीन भाग होते हैं, तो आपका पहला होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और जो दूसरा होता है वो होता है सीयू, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और एमयू होता है, एमयू होता है उसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। यहाँ पर यू नहीं लिखा हुआ तो आप इसको याद कर सकते हैं एमयू, एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। तो जो सीपीयू होते हैं मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो तीन भाग होते हैं। उसमें जो हमारा एएलयू होता है, एएलयू का कार्य क्या होता है, तो गणितीय और तार्किक गणनाओं करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो एएलयू का प्रयोग होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जाता है अंक गणितीय और तार्किक गणना करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो हमारे एएलयू का प्रयोग होता है, जिसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से अब जानकारी मिल चुकी है। सीयू, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच समन्वय करने का कार्य किसका होता है, तो सीयू का फुल फॉर्म जैसे आपने देखा कंट्रोल यूनिट, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बात की जा रही है। किसी प्रकार से डेटा को कंट्रोल करने का कार्य वो किसका हो जाएगा, वो आपका सीयू का हो जाएगा। सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। अगला पॉइंट है सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा को ले जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा को ले जाने का कार्य होता है, आखिर वो कौन सी लाइनें करती हैं, तो वो आपकी बस लाइन करती हैं। इस प्रकार से ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है। जो कंप्यूटर की गति है आखिर उसको किस में मापा जाता है, तो याद रखेंगे कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, तो कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। और इसके बाद आपसे पूछ सकता है वर्तमान में प्रोसेसर की गति को किस में मापते हैं, तो वर्तमान में प्रोसेसर की गति होती है उसको गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज में मापते हैं। यदि यहाँ पर एम लिखा होता है तो एम का मतलब हो जाता है मेगा हर्ट्ज, और जी लिखा हुआ है तो जी का अर्थ हो जाएगा गीगा हर्ट्ज। यहाँ पर मैं आपको एम जी सारा कुछ बताने वाला हूँ। गीगा हर्ट्ज किस प्रकार होता है, मेगा हर्ट्ज, मेगाबाइट, किलोबाइट, सारा कुछ आपको मिलने वाला है। तो आपसे सीधा पूछेगा कंप्यूटर की गति को किसमें मापते हैं, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। और वर्तमान प्रोसेसर की गति को किसमें मापते हैं, तो गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। इसके बाद जो आपका अगला चरण बनता है वो हमारा साइकिल से बनता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण कितने होते हैं, तो वो ठीक उसी प्रकार जैसे आपका इनपुट होता है। मैं आपको आगे इनपुट आउटपुट पढ़ाने वाला हूँ। उससे पहले जो आपको साइकिल होती है वो किस प्रकार, जैसे आपने देखा हुआ कंप्यूटर होता है वो एक नियंत्रित रूप से और नियमित काम करता है। सबसे पहले आप कंप्यूटर में फेस करेंगे, आपने कुछ भी इनपुट दिया, इनपुट करने के बाद आपका प्रोसेस होगा तो वो डिकोड कहलाया जाएगा।
और इसके बाद आपका एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट करने के बाद आपका स्टोर हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे आप इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट देखता है और आउटपुट देखने के बाद आपका स्टोरेज हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है वो 4 चरणों में काम करता है। सबसे पहले आपको फेस होगा, फेस के बाद डिकोड होगा, डिकोड के बाद आपको एग्जीक्यूट कर देगा और एग्जीक्यूट के बाद स्टोर कर देगा। आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपको क्रम दे देता है कि इनको क्रम में लगाइए। सबसे पहले क्या आता है, फेस आता है, डिकोड आता है, एग्जीक्यूट आता है, स्टोर आता है। आपसे मिलान के रूप में कह सकता है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। इस प्रकार से आपको मिलान में भी दे सकता है। कंप्यूटर की जो सबसे तेज मेमोरी होती है कौन सी होती है, याद रखेंगे। कंप्यूटर की जो सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर। यदि आपको वहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन न मिले और यहाँ पर कैश लिखा हो तो जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर। यदि रजिस्टर नहीं है तो आप वहाँ पर कैश मेमोरी को भी बरीता दे सकते हैं। तो दोनों को याद रखना है। रजिस्टर मिले तो रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है और रजिस्टर नहीं है तो कौन सी लगेगी, कैश मेमोरी। अगला पॉइंट है वो हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, तो याद रखेंगे जिनको हम छू और देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे आपका माउस हो गया, माउस को आप आंखों से देख भी रहे हैं और हाथों से छू भी रहे हैं तो वो हार्डवेयर हो गया। हार्ड मतलब जिसको हम छू सकें और देख सकें वो हार्ड हो गया। और सॉफ्ट जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते वो हो गया सॉफ्ट। हार्ड क्या है, जिनको हम छू और देख सकते हैं। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो वो हार्डवेयर कहलाते हैं जिनको हम छू और देख सकते हैं। निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है, तो निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। निर्देशों के समूह को, इंस्ट्रक्शन के ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, तो प्रोग्राम कहा जाता है। और प्रोग्राम के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। याद रखेंगे जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और जो प्रोग्राम के समूह होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को चलने और कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। मतलब कहने का यदि आपका एक कंप्यूटर, पीसी, डेस्कटॉप, मोबाइल कुछ भी हो, यदि उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो एक हिसाब से कह सकते हैं वो हमारा डिवाइस बेकार होता है। कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा 90% कंप्यूटर में आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। कोई भी आप पीसी खोलते हैं उसमें क्या लिख के आता है, विंडो लिख के आता है। जैसे वर्तमान में विंडो प्रो चल रही है और उसके बाद विंडो जो आपकी 12 है वो लॉन्च होने वाली, जब तक भी लॉन्च हो तो वो होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर को चलने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है किसी खास काम के लिए हम प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का आपने देखा कंप्यूटर को चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है, तो आप कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ रही है। ठीक उसी प्रकार यूजर को अपने कार्य के अनुसार जिन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैं MS वर्ड का प्रयोग करूंगा। यदि मुझे टाइपिंग करनी है तो मैं टाइपिंग जैसे ऐप का यूज करूंगा। यदि मुझे टैली करनी है तो मैं टैली जैसे ऐप को डाउनलोड कर लूँगा या किसी से मंगा लूँगा। मतलब कहने का यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार जिनका प्रयोग करता है वो सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और कंप्यूटर को चलने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आपका अगला चैप्टर दूसरा वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। सिर्फ इतनी सी बातें याद रखनी है। यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य किसका होता है, तो वो होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह है जिसका सोर्स कोड मुफ्त में उपलब्ध होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स है। ओपन सोर्स वो होता है जिसका सोर्स कोड हमें इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध हो जाता है, वो हमारा ओपन सोर्स कहलाता है। और जिसका सोर्स कोड हमें मुफ्त में उपलब्ध नहीं होता है वो होता है क्लोज सोर्स। मतलब कहने का जैसे आप अपने कंप्यूटर में विंडो डलवाने जाएंगे तो वहाँ पर आपको पैसा लिया जाएगा, आपको फ्री में नहीं डाला जाएगा। लेकिन जो लाइनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको फ्री में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो हमारा कहने का मतलब यही है जिसके लिए पैसा लगे वो क्लोज सोर्स है और जो आपका फ्री में हो जाए वो आपका ओपन सोर्स है। जो लाइनक्स है वो है हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मरम्मत और सुरक्षा के लिए होता है। मतलब कहने का जो यूटिलिटी होते हैं ये कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए प्रयोग होते हैं। जो जैसे हमारा एंटीवायरस, कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम अपने 5 पॉइंट पूरे कर चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से लगभग आपके 11 पॉइंट तक होने वाले हैं।
पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, बेसिक्स टू एडवांस तक पूछा गया है मेमोरी से। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो कंप्यूटर में तो डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। और बिट किन से मिलकर बना होता है, तो बिट हमारे 2 अंकों से मिलकर बना होता है, 0 और 1 से मिलाकर बिट बनता है। सबसे पहला पॉइंट पूछा जाता है, जैसे आपने बिट को जान लिया, 0 और 1 से बिट बन रहा है। 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं, तो 4 बिट के समूह को एक नेबल कहते हैं, 8 बिट के समूह को एक बाइट कहते हैं, 1024 बाइट के समूह को एक किलोबाइट कहते हैं। इन पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, एक नेबल में कितने बाइट होते हैं, तो 4 बिट, सॉरी एक नेबल में कितने बिट होते हैं, तो 4 बिट होते हैं। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आपके 8 बिट होते हैं। एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1024 बाइट होते हैं। अगला पॉइंट है 1024 KB। 1024 KB बराबर क्या होता है, तो 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। 1024 आपके मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। और 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है, तो 1 टेराबाइट होता है। तो आपने देखा बिट से बड़ा नेबल होता है, नेबल से बिट से बड़ा नेबल, नेबल से बड़ा बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट। इन 7 पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा मेमोरी से। जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी सीधे CPU के संपर्क में रहती है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। याद रखेंगे, प्राइमरी मेमोरी सीधे CPU के संपर्क में रहती है। और CPU का फुल फॉर्म अभी आप पढ़कर आए हैं और CPU को बहुत अच्छे से पढ़कर आए हैं। इसके बाद जो हमारा रैम होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है, जो रैम होता है आखिर वो किस प्रकार की मेमोरी है। तो यहाँ पर आप 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ सिर्फ रैम से। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, और यह एक अस्थायी मेमोरी है। लाइट जाने के बाद जो अपना डेटा खो देता है वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा रैम कहलाता है। तो रैम से आपने 4 क्वेश्चन यहाँ पर देखे। ठीक उसी प्रकार रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और यह एक स्थायी मेमोरी है। लाइट जाने के बाद भी इसका डेटा नहीं हटता, वो आपका रोम कहलाता है। तो रैम और रोम को बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रखना है, आपको अच्छे से इनको याद रख लेना है, क्योंकि रैम और रोम से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि लाइट जाने के बाद जो डेटा खो देता है, तो खो देता है वो आपका रैम होता है, और जो आपका बचा रहता है वो आपका रोम होता है। और उनको स्थायी अस्थायी वोलेटाइल, इनमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। कंप्यूटर स्टार्ट करने वाले निर्देश रोम में स्टोर होते हैं। जो आपके कंप्यूटर स्टार्ट होता है आखिर वो निर्देश कहाँ स्टोर होते हैं, तो वो हमारे रोम में स्टोर होते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे, लिखा गया है कैश मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है। यह CPU और रैम के बीच काम करती है। जो CPU और रैम के बीच काम करते हैं वो कौन सी मेमोरी होती है, तो वो हमारी कैश मेमोरी होती है, और सबसे तेज मेमोरी होती है। यहाँ ये क्वेश्चन आपको रजिस्टर और जो मैंने आपको कैश मेमोरी बताया है, यदि आपको ऑप्शन में मिलता है तो आप सबसे ज़्यादा बढ़ते देंगे रजिस्टर मेमोरी को, क्योंकि रजिस्टर बहुत कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है CPU और रैम के बीच कौन सी मेमोरी कार्य करती है, तो वो हमारी कैश मेमोरी कार्य करती है, और यह सबसे तेज भी कह सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही, जो क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी होती है वो डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करती है, जैसे आपकी HDD हार्ड डिस्क ड्राइव एंड SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और PROM होता है, PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो सबसे बड़ा फुल फॉर्म होता है वो होता है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो आपका इलेक्ट्रिक के माध्यम से जो आपका प्रोग्राम डिलीट होता है वो आपका EEPROM कहलाता है। तो याद रखेंगे जो SRAM होता है, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है आखिर वो कौन सी मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो जो रिफ्रेश करनी पड़ती है वो हमारी DRAM होता है। DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और वह कौन सी मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो SRAM होती है। और SRAM का फुल फॉर्म अभी आप जानकर आए हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और सिर्फ आपसे रोम का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप रोम का फुल फॉर्म भी लगा पाएंगे। और EEPROM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डेटा को बिजली के माध्यम से मिटाया जाता है, तो वो आपका EEPROM कहलाता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इनपुट आउटपुट से पूछा जाता है कि इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं। तो याद रखेंगे जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो कौन से होते हैं, आउटपुट क्या होते हैं, यहाँ पर आपकी सारी होने वाली हैं। तो सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस को पढ़ेंगे। जो कीबोर्ड और माउस होता है ये आपका कॉमन इनपुट डिवाइस होता है। और आपसे पूछा जाता है कि कीबोर्ड का आविष्कार और माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो कीबोर्ड का आविष्कार जैसे आपको के से कीबोर्ड होता है, की से याद रख सकते हैं क्रिस्टोफर शॉकले द्वारा कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था। और जो माउस होता है माउस का आविष्कार
डगलस एंजेलबर्ट द्वारा। याद रखें कीबोर्ड का आविष्कार केस्टर शॉकले द्वारा किया गया था और जो माउस है माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबर्ट द्वारा किया गया था। उसके बाद जो हमारा कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है कह सकते हैं उसमें कितनी की होती है, उसमें 104 की होती हैं और उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली की होती हैं वो फंक्शन कुंजी होती हैं जो कितनी होती हैं 12 होती हैं। F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन कुंजी होती हैं और जो कीबोर्ड की सबसे पहली की होती है वो एस्केप कुंजी होती है और कीबोर्ड के सबसे जो बड़ा बटन होता है वो हमारा स्पेस बार होता है। कीबोर्ड संबंधित जो भी आपके नॉर्मल क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर हो चुके हैं। फंक्शन कुंजी याद रखेंगे वो कितनी होती हैं 12 होती हैं F1 से लेकर F12 तक। अगला जो हमारा पॉइंट बनता है ये हमारा OCR। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका प्रयोग कागज पर टेक्स्ट लिखे को पढ़ने के लिए OCR का प्रयोग होता है। यह एक इनपुट डिवाइस है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इसका प्रयोग बैंक में जो चेक होती है चेक को पढ़ने के लिए सीधे सीधे पूछा जाता है किसका प्रयोग होता है, तो MICR का प्रयोग होता है और यह एक हमारी इनपुट डिवाइस है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए होता है। जब आपने कोई भी ऑफलाइन एग्जाम दिया हुआ जिससे आपके 4 गोले भरे जाते हैं तो वो हमारे किसके माध्यम से चेक होती है, तो वो हमारे OMR के माध्यम से चेक होती है। इसके बाद कुछ हम आउटपुट डिवाइस देखेंगे जो हमारा मॉनिटर है। मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसको वीडियो की भी कहते हैं। तो याद रखेंगे जो मॉनिटर होता है उसको किसके नाम से जानते हैं, मॉनिटर का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखेंगे जो मॉनिटर होता है उसका दूसरा नाम होता है वीडियो। वीडियो की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और यह क्या है, तो यह एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। और इसके बाद जो अगला पॉइंट है मॉनिटर। मॉनिटर की जो स्पष्टता क्लियरिटी होती है वो किसके माध्यम से होती है, किस पर निर्भर करती है, तो वो हमारे पिक्सल पर निर्भर करती है। कंप्यूटर की स्पष्टता किस पर निर्भर करती है, तो वो हमारे पिक्सल पर निर्भर करती है। जो कंप्यूटर होता है आखिर उसका साइज किस प्रकार मापते हैं, तो कंप्यूटर जो साइज है उसको विकर्णाकार मापा जाता है। जैसे आपने देखा होगा 32 इंची का, 34 इंची का और आपने 22 इंची का, 20 इंची का मॉनिटर देखा होगा, तो उसको किस प्रकार नापते हैं, उसको विकर्णाकार मापते हैं। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखें। कंप्यूटर की जो लंबाई होती है कंप्यूटर को किस पर नापा जाता है, तो कंप्यूटर को विकर्णाकार मापा जाता है। इसके बाद जो हमारे प्रिंटर होते हैं, प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं सीधे सीधे पॉइंट याद रखेंगे, शोर मचाते हैं जैसे आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर। लेकिन जो आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये शांत होते हैं। जैसे आप देखेंगे वर्तमान में जो आपका प्रिंटर होता है लेयर प्रिंटर का वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और आपने इंकजेट प्रिंटर देखेंगे, नहीं देखें तो जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आपको याद आ जाएगा। आपने बस पर कभी यात्रा की होगी, बस में जो यात्रा करते हैं सीधे सीधे टिकट मिलता है। यदि आप टिकट को ज़्यादा दिन तक रखे रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके नंबर हट जाते हैं। तो वो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है। आपने कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया हो, यदि आपको वहाँ पर रसीद मिलती है तो वो भी हमारे इंकजेट प्रिंटर के माध्यम से ही मिलती है। इसके बाद जो हमारा प्लॉटर है, प्लॉटर का प्रयोग बड़े नक्शे और बैनर बनाने के लिए, जैसे आपने बड़े बड़े बैनर देखेंगे तो वो किसके माध्यम से बनते हैं, तो वो हमारे प्लॉटर के माध्यम से बनते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वो है हमारा कंप्यूटर के आर्किटेक्चर एंड टर्म। जो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर और शब्दावली है वहाँ से क्वेश्चन है, जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पहुँच जाते हैं। मदरबोर्ड क्या है, बायोस क्या है, बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखें जो मदरबोर्ड होता है ये मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जो सभी भाग इससे जुड़े होते हैं। जो भी सभी भाग होते हैं जैसे माउस कह सकते हैं, कीबोर्ड कह सकते हैं, जो भी सभी डिवाइस होते हैं वो किस में जुड़े होते हैं, तो वो हमारे मदरबोर्ड में जुड़े होते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट बनता है बायोस बनता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखेंगे जो BIOS होता है इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूटिंग प्रक्रिया में मदद करता है वो हमारा बायोस होता है। जैसे कंप्यूटर ऑन होता है तो आपने देखो जैसे आपने कंप्यूटर जो CPU होता है उसको ऑन करते हैं, पावर ऑन क्लिक करते हैं तो तुरंत माउस पे लाइट आती है, कीबोर्ड पे लाइट आती है, जितनी भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं उन सभी पे लाइट आती है और अचानक बंद हो जाती है। ये किसका कार्य होता है, जो बायोस का कार्य होता है। जो और जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो जो कंप्यूटर जो ऑन होता है वो किसके माध्यम से आपका कह सकते हैं बायोस के माध्यम से होता है और ये हमारा रोम में उपस्थित होता है। इसके बाद जो हमारी बूटिंग प्रक्रिया होती है, आपने देखो जो बूटिंग होता है आखिर ये क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। याद रखें कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। और इसके बाद आपसे देखेंगे यहाँ पर आपके 4 पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारी बूटिंग कहलाएगी। कोल्ड बूटिंग क्या होता है, वार्म बूटिंग। तो कंप्यूटर को दोबारा से चालू करना मतलब कंप्यूटर को बंद करना, बंद कंप्यूटर को चालू करना, वो आपकी कोल्ड बूटिंग हो जाएगी। लेकिन चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाएगा, वो आपका वार्म बूटिंग में आ जाएगा। मतलब कहने का जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर बंद होता है ऑटोमेटिकली और ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, रीस्टार्ट करते हैं तो वो आपका वार्म बूटिंग होता है। जो आपका कोल्ड बूटिंग होता है, बंद कंप्यूटर को चालू करना, कोल्ड हो रहा है मतलब नॉर्मली आपका बंद कंप्यूटर चालू हो रहा है
और दोबारा से चालू हो रहा है बंद करने के बाद, तो वो आपका वार्म बूटिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है यूपीएस। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। आपने देखा होगा कि आप अचानक लाइट चली जाती है और आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। वो कंप्यूटर इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि आपके यहाँ पर यूपीएस कनेक्ट नहीं है। यदि आपके पास यूपीएस है तो उसमें लगभग 10 से लेकर 15 मिनट तक की बैटरी क्षमता होती है। यदि 10 से 15 मिनट के अंदर लाइट आ जाती है तो आपका कंप्यूटर बिना बंद हुए पूरा कार्य कर सकता है। तो यदि आपके घर में इन्वर्टर नहीं है तो आप यूपीएस लगवा सकते हैं, जिसके माध्यम से आपका कंप्यूटर कभी भी चलते हुए बंद नहीं होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं और लाइट चली जाती है तो आप उसको 5-10 मिनट में सेव करके उसको बंद कर सकते हैं। यदि आप जानते हैं अच्छे से, आप कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हैं और लाइट चली जाती है तो वो आपका डेटा सारा हट जाता है। लेकिन यदि आपके पास यूपीएस है, उसमें आपको 10 से 15 मिनट की बैटरी पावर होती है, आप लाइट चली जाती है, आप उसके माध्यम से अपना काम जो भी कर रहे हैं उसको सेव कर सकते हैं, जल्दी फिनिश करके उसको शट डाउन कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा बचा भी रहेगा। तो यूपीएस का फुल फॉर्म आपने अच्छे से जाना। एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। आपने देखा होगा वो सीपीयू के अंदर बहुत सारी केबल होती हैं, तो वो कहाँ होती हैं? एसएमपीएस में होती हैं। कंप्यूटर के भागों को डीसी करंट सप्लाई करना। जो आपको नॉर्मल यूज होता है वो हमारा एसी करंट यूज होता है, और जो कंप्यूटर में जो करंट यूज होता है वो हमारा डीसी करंट यूज होता है। तो डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? एसी करंट को। तो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य एसएमपीएस का होता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछेगा तो स्विच मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होता है वो पोर्ट होता है। पोर्ट का प्रयोग बाहरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है। वो कौन सा पोर्ट होता है? वर्तमान में आप देखेंगे यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस का। और जो पहले होते थे वो कौन से पोर्ट होते थे? तो वो आपके PS2 पोर्ट होते थे, गोल प्रकार के होते थे, वो हमारे PS2 होते थे। लेकिन जो वर्तमान में USB पोर्ट का प्रयोग होता है, जैसे आपका डेटा केबल हो गया, आपने चार्जर तो देखा ही होगा, कुछ नहीं देखा चार्जर देखा होगा, उसमें जो आपको पीछे से पिन लगती है, डाटा केबल लगती है, तो वो आपके USB पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो 10वां पॉइंट है। आप देखेंगे आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, आपसे छोटी सी अपील की जाती है कि आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो और कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डेली प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट कराया जाता है। जैसे आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपके लिए मैराथन क्लास आएंगी। मैराथन क्लास के साथ साथ आपके लिए क्वेश्चन आएंगे डेली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका नंबर सिस्टम एंड लैंग्वेज से है, तो इस पॉइंट से भी हमेशा क्वेश्चन पूछ आते हैं। जैसे आपने देखा कि जो बाइनरी नंबर होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। आपने बिट पढ़ा था शुरू में, बिट 2 अंकों से मिलकर बना होता है, 0 और 1 से। तो ठीक है, इसी प्रकार आपको सिर्फ छोटी छोटी बातें याद रखनी है। जो बाइनरी होती है, बाइनरी का बेस कितना होता है? तो बाइनरी का बेस होता है 2। ऑक्टल का आधार कितना होता है? तो ऑक्टल का आधार 8 होता है। हेक्साडेसिमल का आधार 16 होता है। और यदि आपसे सिर्फ डेसिमल पूछे तो डेसिमल का आधार होता है 10। सिर्फ इतनी सी बात पूछ जाती है। बाइनरी का आधार, बाइनरी में कितने अंक आते हैं? 2 अंक आते हैं। ऑक्टल में 8 आते हैं, हेक्साडेसिमल में 16 आते हैं, और डेसिमल में 10 आते हैं। इन पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। मशीन लैंग्वेज, जो आपकी कुछ ट्रांसलेटर होते हैं उनको याद रखेंगे। ट्रांसलेटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। मशीन लैंग्वेज में वो जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं, जो आप लोग और हम लोग नॉर्मल भाषा बोलते हैं, कंप्यूटर वो भाषा नहीं समझता। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ट्रांसलेटर का प्रयोग होता है। मशीन लैंग्वेज सबसे लो लेवल लैंग्वेज होती है, और जो हम लोग बोलते हैं, जैसे हमने कहा कुछ काम करने के लिए कंप्यूटर से कहते हैं, तो वो उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बाइनरी भाषा में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ये आपको आउटपुट देता है। जो यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कंपाइलर। आखिर कंपाइलर कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलता है। तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ रहा है वो हमारा कंपाइलर हो गया, और जो पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है, जो लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है वो हमारा इंटरप्रेटर है। और जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदल रहा है वो क्या है? वो है हमारा असेंबलर। तो याद रखेंगे असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में। लाइन बाय लाइन कौन प्रोग्राम को पढ़ रहा है? तो वो हमारा इंटरप्रेटर। और पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में कौन बदल रहा है? वो हमारा कंपाइलर बदल रहा है। इन तीनों पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आपसे कोई भी पॉइंट पूछेगा अब आप इनका आंसर लगा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर फोटोन। फोटोन हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबोल का प्रयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। इन पॉइंट को याद रखेंगे। अब आपका यहाँ पर लास्ट पॉइंट बचता है जिसमें पूछा गया है जनरल इंपोर्टेंट पॉइंट, जो आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। डेटा, जो आपका डेटा होता है इनको किसके नाम से जाना जाता है? जो आपके रो फैक्ट होते हैं उनको डेटा कहा जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है डेटा क्या होते हैं? तो डेटा को
कच्चे तत्व या रो फैक्ट के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, तो प्रोसेस इन्फॉर्मेशन होती है। प्रोसेस किए हुए डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस किए हुए डेटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर में कोई आपकी एरर होती है तो वो क्या कहलाती है, कंप्यूटर में जो एरर या त्रुटि होती है उसको बग कहा जाता है। और इस एरर को सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इस एरर को सुधारने की प्रक्रिया हमारी डीबगिंग कहलाती है। याद रखेंगे, कंप्यूटर में जो एरर होती है उसको बग कहते हैं और उसको सुधारने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलिकॉन वैली भारत में किसको कहा जाता है, तो भारत में जो सिलिकॉन वैली है उसको बेंगलुरु है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, तो कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है वो है हमारी माइक्रोसॉफ्ट। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है एल्गोरिथम, समस्या को हल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप, समस्या को स्टेप बाय स्टेप हल करने के लिए किसका प्रयोग होता है, एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। और फ्लोचार्ट का प्रयोग किसके लिए होता है, तो डायग्राम के रूप में समस्या को हल करने के लिए फ्लोचार्ट का प्रयोग होता है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। इस प्रकार से हमने 100+ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरे कवर किए। जो आपका पहला चैप्टर है, इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।